हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीजी बोर्ड में पूछे गए हैं। और इस टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का व्यतिकरण। यहाँ पे हम प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम देखेंगे, मतलब गणितीय व्यंजक को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं जो कि व्यतिकरण से है। व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या कीजिए, ये पहला ही क्वेश्चन है और उसी को दूसरे तरीके से पूछा गया है। दो तरंगों के व्यतिकरण के लिए सैद्धांतिक रूप से समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। और एक उसी क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से घुमा के पूछा गया है। दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या कर परिणामी आयाम के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से घुमाते हैं क्लास 12th वालों को, ठीक है। तो आप लोग को एकदम मतलब अटेंशन में रहना है, ठीक है ना, सजग रहना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। देखिए कभी भी क्या होती है, प्रकाश को हाइगन ने बताया था कि ये दो तरंगों के रूप में चलती है, ठीक है। तो उसके अनुसार अगर प्रकाश अगर एक ही दिशा में गमन कर रही है, देखिए यहाँ पे सपोज ये है आपका एक एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। जो लाइट होता है मतलब प्रकाश होता है तो ये इस तरीके से चलती है, इस तरीके से वेव के फॉर्म में चलती है, मतलब तरंग के फॉर्म में क्या करती है, चलती है। तो जब दो तरंगे मतलब दो वेव्स एक ही दिशा में जाती है, सेम डायरेक्शन में, मतलब जैसे लेफ्ट टू कहाँ जा रही है, राइट जा रही है। तो जब दो तरंग के एक साथ एक ही दिशा में जाती है, मतलब ट्रेवल करती है या फिर गमन करती है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है मतलब प्रकाश की तीव्रता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। इसको सिंपल से लैंग्वेज में अगर बोलूं तो जब दो प्रकाश तरंगे एक साथ एक ही दिशा में ट्रेवल करती है या गमन करती है तो वह अपने प्रभाव को मतलब उसकी प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उसकी इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। इसके दो टाइप से होते हैं, पहला होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में इसको हिंदी में बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। कौन से व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। और इसको बोलते हैं हम विनाशी व्यतिकरण। देखिए यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बस यहाँ पे लिखाऊंगा नहीं। यहाँ पर आपका समपोषी व्यतिकरण और यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण। तो दोनों में डिफरेंस अगर आपको पता चल जाए तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, जब दो तरंगे हैं, देखिए दो तरंगे मतलब टू वेव्स है ना। पहला वाला ये देखिए, एक इस तरीके से बना देता हूं मैं। ये आपका एक वेव है, एक तरंग है, दूसरा तरंग उसी में ले जाते हैं। देखिए ये देखिए, ये दूसरी तरंग है, ये क्या है, दूसरी तरंग है। तो यहां पर देखिए इसके जो श्रिंग है ऊपर पड़ते हैं उसको श्रिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, श्रिंग, और इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्न्स, और इसको बोलते हैं गर्थ मतलब ट्रफ, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो रहा है, देखिए ये यहाँ पे सपोज थोड़ा सा मान लो यहाँ पे 5 मीटर है तो ये भी थोड़ा सा ज्यादा है 7, मतलब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। मतलब जब दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में जाती है उसको तो बोलते हैं व्यतिकरण। बट एक साथ एक ही टाइम में पड़ता है, देखो श्रिंग एक साथ पड़ रहा है यहाँ पे और गर्त भी क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो जब श्रिंग और गर्त एक साथ पड़ता है तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, उसके इफेक्ट को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। सपोज यहाँ 5 है तो ये सपोज ये 7 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। ये है उसका इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता है, उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर उसकी तीव्रता अगर नीचे जा रही है तो भी बढ़ रही है, कहने का मतलब दोनों एक साथ कम हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसे बोला जाता है जब दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में गमन करती है और वो एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण। और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, जब वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करती है, कम करती है। कम कैसे करेगी, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक इधर है, एक वेव इधर है, ये वाला वेव इधर है और सेकंड वेव इधर से जा रही है, देखो। तो ये क्या करती है, एक दूसरे के प्रभाव को क्या करती है, नष्ट करती है, मतलब कम करती है, रिड्यूस करती है। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज ये +5 है तो ये क्या हो जाएगा, -5। एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर प्रकाश की इंटेंसिटी मतलब प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या बोलते हैं, श्रिंग और गर्त एक साथ पढ़ते हैं, यहाँ श्रिंग और गर्त अलग अलग पढ़ते हैं। क्लियर है। तो इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से
आप यहाँ से आप इसका डिफरेंस मतलब अंतर निकाल सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम गणितीय व्यंजक में करते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब गणितीय व्यंजक। ये व्यंजक है आपका एम्पलीट्यूड मतलब आयाम और तीव्रता के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं गणितीय व्यंजक। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पे छोटा सा, क्योंकि देखिए ये एक बार में नहीं आएगा, इसको फिर से रफ करके फिर से बनाना पड़ेगा, बहुत लंबा डेरिवेशन है। तो सपोज ये एक वेव है मतलब तरंग है, दूसरा तरंग यहाँ से ये इस तरीके से क्या है तरंग है। तो यहाँ पर क्या होता है अगर आप देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है एक वेव आगे ये जा रही है, ये एक वेव ऐसा जा रही है, एक तरंग ऐसा जा रही है, दूसरी तरंग ऐसे जा रही है, ये देखो ऐसे आगे जा रही है। क्या हो रही है? आगे जा रही है। पहले वाले से दूसरी तरंग क्या हो रही है? आगे जा रही है। तो यहाँ पर लिखना है आपको, माना समान आवृत्ति की दो तरंगे हैं, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी की कितनी तरंगे हैं? दो है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव है, उसका एम्पलीट्यूड A1 और A2 है। एम्पलीट्यूड क्या है? मतलब आयाम क्या है? A1 और A2। तो विस्थापन समीकरण से, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से या फिर विस्थापन समीकरण से। तो मैं यहाँ पे डायग्राम छोटा सा बना दिया हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए कैसे होता है विस्थापन समीकरण। यहाँ से स्टार्ट करना है, y1 इक्वल टू होगा a साइन ओमेगा t। देखिए यहाँ पर क्या होगा? a साइन, बहुत ही ज्यादा लंबा इक्वेशन है, पहले ही बता दे रहा हूँ। y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा t और y2 इक्वल टू क्या होगा? a साइन ओमेगा t प्लस 5। अब ये प्लस 5 कहाँ से आया एक बार मैं बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक वेव ऐसे जा रही है, एक तरंग ऐसे जा रही है, तो ये हो गया ओमेगा टी। लेकिन दूसरी तरंग आगे चले जाती है, तो ये आगे चले गई मतलब ये 5 डिग्री क्या हो गई? आगे हो गई। तो प्लस क्या करते हैं? 5 करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो गया आपका? 1। ये इक्वेशन क्या होगा आपका? 2। यहाँ तक क्लियर है? अब अध्यारोपण के सिद्धांत है, मतलब बाई सुपरपोजिशन थ्योरम। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण मतलब जोड़ना, अध्यारोपण मतलब क्या होता है? अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण मतलब होता है जोड़ना, बाई सुपरपोजिशन थ्योरम यहां लिखेंगे। तो y इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y2। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? तो y इक्वल टू यहां पर क्या कर सकता हूं मैं? a साइन ओमेगा t प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब ये बताइए साइन, यहां पर देखिए एक फॉर्मूला लगेगा साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला मेरे ख्याल से अगर दिख रहा होगा तो यहां पर लिख देता हूं मैं फॉर्मूला। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं इक्वेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और एक बात और है कि ये 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहाँ पर A1 लिखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे A1 आएगा, सॉरी बता दिया करो, मेरे को थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पर A1 है क्योंकि y1 है, तो A1 मतलब यहाँ एम्पलीट्यूड आयाम क्या होगा? A1। यहाँ क्या हो गया? A2। तो यहाँ पर हो जाएगा A1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? A2। तो साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला रखोगे तो क्या आएगा? y इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ तक दिखे, यहाँ दिख रहा है ना? y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। देखिए a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 क्या लिखेंगे? a2। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a2 के बाद साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो साइन a कॉस b मतलब साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बता दीजिए। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, मतलब a2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1 साइन ओमेगा टी प्लस, दिखाई दे रहा है ना? अच्छे से समझ आ रहा है ना? यहाँ पर क्या हो गया? a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। देखिए अगर राइटिंग समझ नहीं आ रहा तो जो बोल रहा हूँ उसको एक बार समझिएगा, ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया a1 a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 और ये हो गया a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5।
अब देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी और यहाँ पर भी क्या है साइन, दोनों को कॉमन निकाल लीजिए। क्या करना है यहाँ पे कॉमन निकालना है। तो साइन ओमेगा टी अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन निकाल लिया इन दोनों से, तो क्या बचेगा a1 बचेगा यहाँ प्लस साइन ओमेगा टी बाहर हो गया है तो a2 क्या हो गया cos फाई। कोई डाउट है यहाँ तक? और यहाँ तो a2 cos ओमेगा टी और ये क्या हो गया साइन फाई। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? देखिए यहाँ पर y इक्वल टू साइन ओमेगा टी a1 a2 cos फाई प्लस a2 cos ओमेगा टी साइन फाई। यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, मतलब जिन्होंने ये एक्सप्रेशन बनाया, जिस भी साइंटिस्ट ने बनाया, तो उन्होंने क्या किया है यहाँ पर a1 इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इसको r, देखिए साइन ओमेगा टी है तो इसको r cos थीटा ले लिया है, इसको क्या कर लिया है पूरा r cos थीटा। ये देखिए r cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं a1 प्लस a2 cos फाई। cos वाले को cos थीटा लेंगे और यहाँ साइन वाले को साइन थीटा, तो यहाँ पे r साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका a2 साइन फाई। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं क्योंकि अचानक से ये इक्वेशन आ गया है, मतलब तो ये इक्वेशन क्या है दूसरे एक्सप्रेशन से आया हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने इसका यूज़ किया है। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि ये आया कहाँ से है, तो उसके लिए तो एक और अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, तो वो तो बात करेंगे, ठीक है। तो r cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया a1 प्लस a2 cos फाई और यहाँ पे r साइन थीटा इक्वल टू होगा a2 साइन फाई। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर a1 a2 cos फाइव की जगह में क्या रखूंगा r cos थीटा, तो देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा r साइन ओमेगा टी cos थीटा। यहाँ पर मैंने क्या किया r cos थीटा रखा तो मैंने अरेंज कर दिया, साइन ओमेगा टी पहले से था तो यहाँ पर r cos थीटा रखा है तो r साइन ओमेगा टी cos थीटा रखा बस है। यहाँ पर क्या रखूंगा किसके जगह a2 साइन फाइव की जगह, a2 साइन फाइव की जगह क्या रखूंगा r साइन थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा r साइन थीटा और क्या बचा है cos ओमेगा टी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, ये देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए इधर कर सकते हो साइन बी उधर कर सकते हो। क्लियर है ना, मतलब कॉस ओमेगा टी इधर कर सकते हो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको पहले कॉस ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी और ये हो जाएगा साइन फाई। तो ये देखिए साइन ए कॉस बी साइन थीटा होगा, यहाँ पे साइन थीटा है r साइन थीटा है क्योंकि साइन फाइव को क्या लिया है थीटा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या y r कॉमन निकल जाएगा, r कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो इसको लिख सकता हूँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो r साइन ए प्लस बी मतलब ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा थीटा। कोई डाउट है यहाँ तक? और यही जो है वो विस्थापन समीकरण है। ये कौन सा समीकरण है? विस्थापन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। इसके आगे और है क्योंकि यहाँ पर इसके आगे हम लोग आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन निकालेंगे और एम्पलीट्यूड मतलब आयाम का इक्वेशन निकालेंगे। फिलहाल तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इसको हम इक्वेशन 1 2 इधर हो गया था, इसको 3 कर लीजिए और इसको इक्वेशन 4 कर लीजिए और इसको इक्वेशन क्या कर लीजिए 5। सभी का यूज है, ठीक है, सभी का यूज है। अब क्या करेंगे, इसको 3 ऐड 4 को क्या करेंगे स्क्वायर करके ऐड करना है, मतलब वर्ग करके क्या करना है जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ने पर, मतलब पहले स्क्वायर करना है फिर उसके बाद क्या करना है ऐड करना है, वर्ग करके जोड़ने पर। तो यहां पर क्या करना है, इसको स्क्वायर करो, क्या होगा बताओ, जल्दी बताते जाओ। इसको स्क्वायर करो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा a1 प्लस a2
कॉस फाइव का होगा। इसको एक्सप्लेन वो करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस, हाँ तो a2 स्क्वायर कर सकते हो, तो a2 स्क्वायर मतलब ये कॉस फाइव का स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2ab, 2a1 a2, मैं इसको थोड़ा सा साइड को रफ कर रहा हूँ ना, क्योंकि आगे इसको मिटाना ही पड़ेगा। a1 a2 क्या हो जाएगा, cos फाइव। क्लियर है? मैं इधर रफ कर दूं क्या, ये वाला रफ कर दूं, ठीक है, इसको कर दे रहा हूँ। क्या है इसमें, फिर पता चला आप लोग का ध्यान इधर हुआ। तो ये कितना हुआ, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। क्लियर है? सेकंड इक्वेशन क्या था, जल्दी बताओ। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, एक कॉस हटा दूसरा क्या होगा, साइन होगा ना। हाँ तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर, 4 बताइए ना, इक्वेशन 4, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ये हुआ, ये 3 का है, थर्ड का ये वाला स्क्वायर किया है और ये क्या किए है 4। क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखिए दोनों को ऐड करिए, दोनों को क्या करना है, ऐड। तो इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन सबको ऐड करिए, सबको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस स्क्वायर साइन है साइन स्क्वायर फाइव। अब देखिए जो जो कॉमन निकल रहा है, यहाँ से आर कॉमन निकल रहा है, देखिए तो क्या बचेगा, प्लस, कोई डाउट है? यहाँ से ये देखिए ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है, तो मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा आपका a1 स्क्वायर, पहले इसको लिख ले रहा हूँ 2a1 a2 cos फाइव, उसके बाद इसको लिख रहा हूँ a2, दोनों में से a2 स्क्वायर का इसमें से और इसमें से a2 स्क्वायर निकाल दे रहा हूँ कॉमन, तो क्या बचेगा, प्लस साइन स्क्वायर फाइव। अब ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचा क्या, अब ये a1 स्क्वायर है 2a1 a2 cos फाइव है, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी a2 स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर। क्लियर है? इसको अरेंज कर लीजिए, तो इसको कर सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं, मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। और यही वाला जो है वो आयाम का इक्वेशन है, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड का क्या है, इक्वेशन है, समीकरण है। आयाम के लिए समीकरण पूछे थे, इसका ही यूज करेंगे। क्लियर है? देखिए ये जो है आपका डायरेक्ट पूछता नहीं है, आपको इसका कंडीशन पूछता है, मतलब समकोशी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण का कंडीशन पूछता है, तो वहां पर इसका यूज हुआ है, वहां पर किसका यूज हुआ है, इसका यूज हुआ है, इसीलिए इसको फाइंड करते हैं। अगर आयाम पूछे तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि आयाम जो होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। एक थ्योरी होता है जिसके अनुसार तीव्रता आयाम के वर्ग क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तीव्रता को या मतलब इंटेंसिटी को क्या करते हैं, आई से दर्शाते हैं। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी होता है और आयाम मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर। तो आई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, के आर स्क्वायर। आई का आर का मान रख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं आर स्क्वायर का मान डायरेक्ट रख रहा हूँ। स्क्वायर का मान क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस cos फाइव। कोई डाउट है यहाँ तक? के का अंदर मल्टीप्लाई करो, कोई डाउट है यहाँ तक? तो मैं इसको तुलना कर सकता हूँ क्या यहाँ से, कि अगर के r1 इक्वल टू क्या है, आई है, तो इसको i1 बोल सकता हूँ। तो i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर।
तो यहीं तक आपको क्या करना था, इसका व्यंजक सॉल्व करना था। मतलब देखिए आर तो निकालना ही है अगर आर पूछे तो, ठीक है। उसके बाद अगर इंटेंसिटी मतलब तीव्रता पूछेगा तो यहाँ तक निकालना है आपको। आपका इक्वेशन मतलब गणितीय व्यंजक यहीं तक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को यहीं तक बनाना है। उसके बाद हम देखेंगे अभी जस्ट इसके बाद वाले मतलब इसके बाद देखेंगे हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए जो शर्तें हैं, जो कंडीशन है उसको हम देखेंगे। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखते हैं संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें, ये आता है कंडीशन आता है, प्रतिबंध आता है पेपर में। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए आर मतलब आयाम और इंटेंसिटी मतलब तीव्रता का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे cos फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। देखिए दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, पहले इधर करते हैं फिर इधर। तो cos फाई इक्वल टू 1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैथ्स में क्या होता है cos फाई इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन होता है 2n पाई। क्या होता है 2n पाई। क्या होगा cos फाई, इसको लिख सकते हो आप cos फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो 2n पाई। यहां तक क्लियर है। जहां क्या लिखोगे, जहां n बराबर 0 से रखना है, 0 1 2 3। जब 0 रखिए n बराबर 0 रखोगे, 0 सॉरी इसको फाई cos फाई नहीं करेंगे, इसको फाई करेंगे। फाई इक्वल टू क्या होगा 2n पाई। तो इसको बोलते हैं कलांतर या फेज डिफरेंस। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ 2 पाई, 2 रखेंगे तो 4 पाई। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, जो फाई है ये क्या होता है 0 2 पाई और 4 पाई, अर्थात क्या होता है, अर्थात सम गुणक मतलब इवन, ठीक है, इवन मल्टीपल सम गुणक। फाई का क्या होता है सम गुणक। क्लियर है यहाँ तक। अब कलांतर इक्वल टू होता है, कलांतर मतलब फेज डिफरेंस लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। कलांतर इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल टू पथांतर। पथांतर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट पथांतर। पथांतर को हाँ ये सॉरी ये पथांतर है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, कलांतर को किसे दर्शाते हैं फाई से। ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा और इसको करते हैं डेल से। अब डेल को आपको डेल की वैल्यू निकालनी मतलब पथांतर की वैल्यू निकालनी, तो डेल की वैल्यू मैं यहाँ निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ जगह चाहिए। तो ये हो गया डेल। डेल का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो लैम्डा इधर आएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई, लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई। क्लियर है यहाँ तक। लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू क्या रखेंगे फाई। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई। फाई का मान कितना है, फाई का मान है आपका 2n पाई, 2n पाई। 2 से 2 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, डेल इक्वल टू क्या बचा मतलब पथांतर इक्वल टू क्या बचा n लैम्डा। क्लियर है यहाँ तक। बट यहाँ पर क्या है समगुणक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक और कंडीशन लगाते हैं, लैम्डा इक्वल टू करेंगे यहाँ n बाई 2 इंटू सॉरी इसको ऐसे करेंगे, ये देखिए इसको करेंगे 2n और लैम्डा बाई क्या करेंगे 2। इसको इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये समगुणक है, तो 2 से गुणा करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप ब्रैकेट में लीजिए, तो यहाँ पर भी आप 1 रखो तो 2 हो जाएगा, 2 रखो तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अर्थात ये लैम्डा, अर्थात क्या लिखोगे, जहाँ n बराबर क्या होगा 0 1 2 3 होगा, 0 1 2 3। अर्थात यह, अर्थात क्या लिखोगे, अर्थात यह लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2 का क्या होगा समगुणक होगा। लास्ट में लिखना है समगुणक होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, ये हो जाएगा समगुणक होगा। यहीं तक आपको क्या करना है सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक। जस्ट इसका अपोजिट आप लोग बताता जाए, अर्थात यहाँ पे cos फाई बस बता देता हूँ मैं, cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पर फाई इक्वल टू 2n पाई है, तो यहाँ पर फाई इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 2n माइनस 1 और क्या होगा आपका पाई। जहाँ n बराबर क्या रखेंगे, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 जो भी है आपका, तो n बराबर रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, फाई जो है 1 रखो, 1 होगा ना,
पाई 1 रखोगे तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1 मतलब पाई, फिर 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3 और 5 पाई, अर्थात विषम गुणक होगा। क्या होगा? अर्थात विषम गुणक होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे पथांतर कलांतर इक्वल टू क्या होता है, पहले बताओ। कलांतर इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर। पथांतर को किससे दर्शाते हैं? डेल से। ये हो गया 5, क्या हो गया? ये हो गया 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू क्या हो गया? ये डेल। डेल का मान निकालोगे तो क्या होगा? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5। कोई डाउट है? 5 का मान रख दो, लैम्डा बाई 2 पाई, 5 का मान रखेंगे तो 2n माइनस 1 पाई। क्लियर है? पाई से पाई कैंसल। तो यहाँ पर इसको ऐसा लिखते हैं, इसको 2n माइनस 1 को थोड़ा सा सामने ला दीजिए और लैम्डा बाई क्या हो जाएगा? 2। ये डेल का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ ओनली 2n है, यहाँ क्या है? 2n माइनस 1। यहाँ लैम्डा बाई 2 है, यहाँ पर भी क्या है? लैम्डा बाई 2। तो जहाँ n बराबर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जहाँ n बराबर 1 2 3, यहाँ पे 1 रखिए। जब 1 रखोगे 2 एकम 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब लैम्डा। फिर उसके बाद हाँ लैम्डा बाई 2 करने का मतलब ये है 1 लैम्डा बाई 2, फिर 3 लैम्डा बाई 2 होगा, 2 दूनी 4, 4 मतलब 3 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर लिखोगे यहाँ पे अर्थात यह 1 लैम्डा बाई 2, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक होगा। क्या होगा? विषम गुणक होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये कंडीशन आपका मेरे ख्याल से 3 या 3 मार्क्स का आई थिंक पूछता है, और कभी कभी इसको 5 मार्क्स में भी दे देता है क्योंकि पूरा डिराइव करना रहता है। तो आई होप ये वाला क्लास आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है, समपोषी व्यतिकरण के लिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए परिणामी आयाम और तीव्रता। तो परिणामी आयाम तो ये होता है, तो इसमें क्या होता है? कंडीशन लगाना पड़ता है cos फाई इक्वल टू क्या होगा? 1। यह अधिकतम तीव्रता के लिए व्यंजक है। किसके लिए है? अधिकतम तीव्रता और अधिकतम आयाम। तो ये r इक्वल टू क्या हो गया? ये बताओ। हाँ a2 स्क्वायर प्लस a2 क्या बन रहा है? कुछ पता चल रहा है क्या बन रहा है? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो r इक्वल टू क्या हो गया? अब यदि मतलब यदि a1 बराबर क्या हो? a2 इक्वल टू क्या होता है? a होता है। मोबाइल ऑफ कर दो भाई, ठीक है। a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू क्या होता है? a होता है। तो यहाँ पर बताओ ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों तरंगे जो होती है वो क्या होती है? समान कला में होती है, मतलब एक साथ ऊपर जाती है और एक साथ नीचे आती है। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो a और a दोनों की जगह अगर a रख दूं तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a। और यही तो हमको बताना था, मतलब ये पूछता है कि यदि दोनों तरंगे समान कला में हो। जब भी समान कला में पूछे, देखिए क्वेश्चन को घुमाता है पेपर वाला, समान कला में हो तो अधिकतम तीव्रता के लिए व्यंजक निकालिए, तो ये निकालना है अधिकतम आयाम के लिए, ठीक है। ये तो फिर ये तो डायरेक्ट बोलेगा समपोषी व्यतिकरण के अधिकतम आयाम के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं i इक्वल टू क्या होता है? टोटल i1 प्लस i2, ये तीव्रता के लिए है ना, ये आयाम के लिए था, प्लस 2a1 a2 cos फाई इक्वल टू क्या होगा? 1। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? i1 प्लस i2 2 i1 i2। कोई डाउट है यहाँ तक? तो यहाँ पर अगर i1 इक्वल टू, क्योंकि देखिए अधिकतम तीव्रता है तो तीव्रता भी एक साथ होगी, ऊपर एक साथ होगी और नीचे भी एक साथ होगी, इक्वल टू क्या हो गया? i। तो i इक्वल टू क्या होगा? i प्लस 2। अगर i1 ये i इंटू आई करूँ तो क्या होगा? ये 2 नहीं है ना, i इंटू आई है, तो ये क्या हो गया? i प्लस 2 अंडर रूट आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2i और इधर क्या बचेगा? 2i। तो i टोटल कितना हो गया? परिणामी तीव्रता है ये, तो कितना हो जाएगा? 4i।
कोई डाउट है? तो क्वेश्चन पूछता है परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता के लिए जब भी पूछेगा या फिर समान कला और विपरीत कला के लिए तो परिणामी आयाम r = 2a होगा और I मतलब जो तीव्रता होती है वो कितनी गुनी होगी? 4 गुनी होगी। तीव्रता जो होती है वो 4 गुना होती है और जो आयाम होता है वो 2 गुना होता है। तो चलते हैं इसके विनाशी व्यतिकरण वाले व्यंजक में। तो अब हम देखते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए, मतलब जब दोनों तरंगे विपरीत कला में हो, मतलब ऑपोजिट फेस में हो, तो ऑपोजिट फेस में क्या होता है? cos फाई इक्वल टू क्या रखना है यहाँ पे? -1 रखना है। तो r इक्वल टू क्या होगा बताते जाइए मुझे। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 माइनस है ना, माइनस रखना है cos फाई। तो r इक्वल टू क्या होगा? a1 माइनस a2 का क्या होगा? तो r इक्वल टू क्या होगा? a1 माइनस a2। अब यदि a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू क्या मान ले? a मान ले, तो r इक्वल टू क्या होगा? a माइनस a। तो परिणामी जो आयाम होगा वो कितना हो जाएगा? मतलब विनाशी व्यतिकरण के लिए जो परिणामी आयाम होता है वो कितना होता है? 0। यहाँ पे देखते हैं cos फाई इक्वल टू क्या होगा? -1। विनाशी है ना, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस 2a1 a1 a2। इसकी वैल्यू क्या होती है a1 a2 की? I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। यहाँ तक क्लियर है? यदि क्या I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू क्या हो? I हो, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I प्लस I माइनस 2, इसको सीधा I स्क्वायर लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I माइनस 2I। तो ये देखिए 2I माइनस 2I। तो जो परिणामी जो तीव्रता होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब विनाशी व्यतिकरण में जो आयाम होता है वो भी 0 होता है और जो तीव्रता होती है वो भी 0 होता है। तो ये जितना भी हुआ अभी तक, जितना भी 2 से 3 यहाँ पे डेरिवेशन देखे हैं हम लोग, व्यंजक देखे हैं, तो जितना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अलग अलग पार्ट में करके आपके सीजी बोर्ड मतलब 12वीं के पेपर में पूछा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। तो आई होप आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।